नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। इससे पहले पहला पार्ट आ चुका है फंडामेंटल राइट का, इसका पार्ट 2 आ रहा है। तो आप ध्यान से देख लें, हमारा पिछला पार्ट भी जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट देखें, क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो ये वाला पार्ट आपको समझ भी नहीं आएगा। तो पहला वाला पार्ट जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियो से नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ भी इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप बेफिक्र होकर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक। तो आज का टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आता है, इसमें आपके आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक आते हैं। इसमें खाली मात्र 2 ही आर्टिकल आते हैं। कितने आर्टिकल आते हैं? 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं आपकी। ठीक है, चलिए आप मान गए, तैयार हो, मान लिया आपने बात। तो 2 ही आर्टिकल इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, पढ़ते ही करके। आपका पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 23। तो अनुच्छेद 23 क्या करता है? वो कहता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग फोर्स एंड फोर्स लेबर, मीन्स मानव तस्करी और बाल श्रम पर प्रतिबंध। सॉरी आर्टिकल 23 कहता है, या अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बाल श्रम, या कह दे बच्चों से मजदूरी करवाना, ये क्या है? एक तरह का प्रतिबंध है, बैन है, ये इलीगल है। सीधे क्या है? ये इलीगल होगा। कोई भी मानव तस्करी नहीं करेगा, साथ ही बाल श्रम नहीं करवाएगा, फोर्स लेबर नहीं कराएगा किसी बच्चे से। ठीक है, ये बात कौन कहता है? आपका हमारा आर्टिकल 23 कहता है ये बात। ठीक है, हमें इस चीज़ की आज़ादी मिलती है कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, मतलब मानव तस्करी ना करे और बच्चों से मजदूरी करवाए। इस चीज़ की हमें आज़ादी देता है कौन? आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल 24 की तरफ। तो आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 हमें क्या है? आज़ादी देता है, या कहते हैं हमें अधिकार देता है किस चीज़ का? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब क्या है? बच्चों के जो है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको फैक्ट्री में जॉब देना एक तरह से इलीगल है। मतलब जो डेंजरस जहाँ जगह होती हैं, डेंजरस जगहों पर बच्चों को नौकरी करवाना एक तरह से इलीगल हो जाए। खदानें हो गई, आपके कारखाने हो गए, इन जगहों क्या है? बच्चों को काम करना इलीगल होता है। यहाँ अगर बच्चे काम करेंगे तो उन्हें क्या, ऐसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा उसको। ठीक है, ये बात कही गई है, किसने? आर्टिकल 24 ने ये बात कही है। यहाँ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ भी है, आगे लिखा हुआ है नो चाइल्ड बिलो एज 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी अदर और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। मतलब हिंदी मतलब हो गया इसका, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी अन्य या खाने में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा। मतलब उन्हें किसी भी खतरनाक जगह पे, किसी भी कारखाने में, किसी भी माइन में, है ना, माइन जो होती है, खदानें जो होती है, तरह से खदानों में काम नहीं करवाया जाएगा किसी भी बच्चे को। कितने? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आज़ादी हमें कौन देता है? आर्टिकल 24 देता है हमें इस चीज़ की आज़ादी। ठीक है, अब यहाँ पे आप खत्म होंगे आपके क्या,
राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट, जो आपके जो हो गए थे कौन से, ये राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये होगा एक्सप्लॉयटेशन खत्म आपका कौन सा, आर्टिकल 23, 24, ठीक है। 23 आपको अरे 23 जो आपको है वो आपको आज़ादी देता है मानव तस्करी से और बाल श्रम से, ठीक है। 24 आपको आज़ादी देता है क्या नाम है, बच्चों से बाल मजदूरी करवाने से, एक तरीके से क्या बाल मजदूरी कराने से आज़ादी मिलता है। और ठीक है, ये 2 आर्टिकल आप खत्म हो गए एक्सप्लॉयटेशन वाले। अब आपसे आता है नया फ्रीडम तीसरा आपका, वो आपका आता है कौन सा, तीसरे का चौथा आ गया, ये आपका चौथा हो गया ना ये, तो चौथा आपका आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किसका, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार भी दिया जाता है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में तक, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक 4 आर्टिकल इसमें भी आ गए ना, 4 इसमें भी आ गए। तो ये 4 आर्टिकल आपको देते हैं धर्म की स्वतंत्रता देते हैं, किसकी, धर्म की आज़ादी देते हैं आपको। तो चलिए पढ़ते हैं कि करके। तो पहला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 आपको आज़ादी देता है किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ साइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स क्या हो गया हिंदी में, विज्ञान की स्वतंत्रता और मुक्त पेशेवर अभ्यास और धर्म का प्रचार, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कोई भी साइंस की चीज़ है उसका प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, कोई मुक्त पेशेवर अभ्यास है, कोई भी अभ्यास है, एक नॉलेज है कोई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन में दे रहा हूँ, इसकी मुझको आज़ादी है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मुझको आज़ादी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ की आज़ादी मुझे क्या है, आर्टिकल 25 देता है, ठीक है। आपका धर्म का प्रचार भी कर सकते हो आप, इसकी आपको पूरी आज़ादी है आपको, ठीक है। आप कोई साइंस का टॉपिक है या साइंस की चीज़ है उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको आपको पूरी आज़ादी है। आप किसी को पढ़ा रहे हैं या पे सलाह दे रहे हैं, है ना सॉरी, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इसकी भी आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये कौन देता है आपको, आर्टिकल 25 देता है इस चीज़ के अधिकार, किसकी, आपको धर्म के प्रचार की, किसी भी तरह के प्रचार की, समझ लीजिए किसी कोई प्रचार जो आपका जैसे कोई प्रोफेशनल प्रचार हो गया या एजुकेशन के तहत प्रचार हो गया या धर्म का प्रचार हो गया, ये सभी की आपको आज़ादी देता है आपको, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 26 या कह दें अनुच्छेद 26 या कह दें 26, अनुच्छेद 26, तो ये देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स विद हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। मीन्स क्या हो गया हिंदी में कहें, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के साथ धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। मतलब आपको आज़ादी है अपने धर्म के मामलों को के तहत रहने का, मतलब आपका धर्म जो कहता है आप उसका पालन कर सकते हैं। बस क्या आपके कुछ नियम होता है, कायदे कानून होने चाहिए, उस चीज़ का पालन होना चाहिए, कुछ क्या मौलिक चीज़ों का पालन होना चाहिए। जैसे किसका, एक पहला हो गया हेल्थ का, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए, उसमें किसी व्यक्ति का कोई स्वास्थ्य नुकसान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो कार्य कर सकते हैं अपने धर्म के तहत। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर जो होता है, क्या कह दिया, सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है वो आपकी क्या नाम खंडन नहीं होनी चाहिए या कह रहे हैं खराब नहीं होनी चाहिए। तो आपको पूरी आज़ादी है अपने धर्म के किसी भी कार्य करने का, ठीक है। और मोरालिटी जो नैतिकता होती है वो भी नहीं टूटनी चाहिए। तब आप क्या है अपने धर्म के किसी भी जो नियम होते हैं या कायदे कानून हैं आपके धर्म के, उनका सभी का पालन कर सकते हैं आप। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 26 कहता है, और ये आपको इस चीज़ की आज़ादी देता है। बस इन 3 चीज़ों का क्या है आपको ध्यान रखना है, किसका, हेल्थ का, पब्लिक ऑर्डर का और मोरालिटी या नैतिकता का याद रखना है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद आप क्या है अपने किसी भी धर्म के कायदे कानून का पालन कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की पूरी तरह से आज़ादी है, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल, आर्टिकल 27 पे। तो आर्टिकल 27 ये कहते हैं अनुच्छेद 27 जो कहता है वो कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मीन्स किसी विशेष धर्म के प्रचार
के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी विशेष धर्म प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता, या समझ लीजिए आप किसी भी तरह से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का टैक्स या कह दें उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उस चीज की आपको क्या है, पूरी तरह से आजादी है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई आपको टैक्स या कर का भुगतान करे बिना उस पे आप प्रचार कर सकते हैं। उस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 28 पे। तो आर्टिकल 28 या कहते हैं अनुच्छेद 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मीन्स कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता। मतलब एक तरह से आपको आज़ादी मिलती है, आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं, मतलब धार्मिक शिक्षा रख सकते हैं, कोई भी धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक शिक्षा हो गई, पूजा हो गई, किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक चीज़ है उसका आप एजुकेशन हो गई या नॉलेज है उसकी ले सकते हैं। ठीक है, या उपस्थिति के में ले सकते हैं आप, मतलब एजुकेशन ले सकते हैं। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ सकते हैं या खोल सकते हैं। इन सब की आज़ादी मिलती है किसमें, आर्टिकल 28 के तहत मिलती है। और याद रखिएगा इसमें एक बात और कही गई, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय होमली मेंटेन बाय आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। मतलब इस तरह से मतलब हो गया एक तरफ से पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब क्या होगा कहने का यहाँ पे कि किसी भी सरकारी कार्य में, जो कोई सरकारी कार्य होगा उस सरकारी कार्य के अंदर क्या है, शिक्षा की वो धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की, पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात कह दी गई है यहाँ पे कि कोई भी सरकारी कार्य होगा, सरकारी चीज़ होगी, उसमें 100% रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसमें क्या है, पार्शली दी जा सकती है। बताया जा सकता है कि पार्शली क्या हो, जब सरकारी चीज़ है तो उसमें मेंटेन रहेगा ना, कोई किसी एक धर्म पे क्या है झुकाव ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, बराबर वहाँ पे क्या है बराबर रखा जाएगा, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, सब बराबर एक समान होंगे सब। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल 28 कहता है। और यहीं पे आपका क्या आता है, राइट टू रिलीजियस खत्म हो जाता है। आपका यहाँ पे राइट टू रिलीजन खत्म हो जाता है। अब आपका अगर रिलीजन आता है कौन सा, ये कौन सा होगा, छठा होगा शायद। ये आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका मतलब हो गया सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये छठा हो गया आपका मौलिक अधिकार। और ये आपका आर्टिकल 29 से लेकर 31 तक आता है। इसमें आपके कितने हो गए, इसमें भी आपके 3 आर्टिकल हो गए। कितने, 3 आर्टिकल हो गए। कौन से, 29, 30, 31, ये 3 आर्टिकल हो गए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते के करके। तो इसमें थोड़ी थोड़ी बात पढ़ लेते हैं। जैसे माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी टर्म डज नॉट एक्सप्लेन या डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब डिफाइन नहीं किया गया वहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 टर्म्स आर गिवन। उसमें संविधान में खाली 2 टर्म दी गई, कौन सी, रिलीजन और लैंग्वेजेस। मतलब कौन सी दी गई, सिर्फ धर्म और भाषाएं दी गई हैं। वहाँ पे कोई माइनॉरिटी या ये शब्द यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, माइनॉरिटी शब्द यूज़ नहीं किया गया है संविधान की बुक के अंदर। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये क्या नाम है, संविधान सभा बुक में क्या माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें आप सब मना कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे कि माइनॉरिटी शब्द का वहाँ पे कोई परिभाषा नहीं दी गई। वहाँ खाली धर्म और भाषाओं की बात कही गई है और किसी के बारे में बात नहीं करी गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आर्टिकल जो 29 है या कहते हैं अनुच्छेद 29 है, वह कहता है
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, या कह दें जो संख्याओं में कम होते हैं, जिनको क्या है दबाया जाता है, जो कम वीक लोग होते हैं उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं, उनकी इंटरेस्ट जो उनके हित होते हैं उनको क्या है हम क्या प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हितों की क्या हम रक्षा करेंगे, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, जो कमजोर लोग हैं उनकी हम संविधान क्या है सहायता करेगा, उनके सारे हित जो इनके हितों की बातें हैं उनका संरक्षण करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके सभी हितों का पालन करेगा। ठीक है, तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 29 कहता है ये बात। ठीक है, हमारे संविधान का आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 ये बात कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 29(1) की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ सब पार्ट्स हैं, कुछ सब आर्टिकल सेट किए गए हैं। कौन कौन सेट किए गए हैं? आर्टिकल 29(1) ऐड किया गया है। तो कौन सा ऐड किया गया है? आर्टिकल 29(1) या कहते हैं अनुच्छेद 29(1) ऐड किया गया है। इसमें क्या है? दिस प्रोवाइड एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in India having a distinct culture, language or script the right to conserve their culture, language and script। मीन्स हिंदी बोले तो यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग का एक विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार। मतलब एक तरह से क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपने कल्चर, लैंग्वेज और अपने जो स्क्रिप्ट है या अपनी जो भाषा है, उससे आप कह दें अपनी जो होली बुक कह दें एक तरह से, उसको प्रिजर्व करने का या उसको क्या नाम है एक तरह से सजोए रखने का अधिकार दिया जाता है, या उनके कल्चर जो होते हैं, उनकी जो भाषा है उसको बचाए रखने का अधिकार भी सरकार क्या हमारा संविधान देता है। सरकार कुछ नहीं देगी, जो देगा संविधान देगा, सरकार उसका पालन करेगी बस। ठीक है, देगा जो देगा वो सरकार देगी, पालन क्या नाम है वो देगा जो देगा वो संविधान देगा, पालन सरकार करेगी उसका, क्योंकि सरकार काम किसके अंडर करती है? संविधान के अंदर काम करती है। संविधान के बाहर सरकार भी काम नहीं कर सकती है, उसको भी आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखें कि जो भी हमारी जो कल्चर हो गए, हमारी जो लैंग्वेज होगी, हमारी जो स्क्रिप्ट्स हो गई, हमारी जो बुकें होती हैं ना, बुकें जो होती हैं, वो सभी को क्या है हम सजो के रख सकते हैं और उसी के तहत हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। इस चीज़ की आज़ादी हमें आर्टिकल 29(1) के तहत मिलती है। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल 29(2) मतलब अनुच्छेद 29(2) पे बात करें तो ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय इट्स और दोज that receive aid from it any person based only on race, religion, caste, language or any of them। Means राज्य केवल जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर अपने द्वारा चलाए जाने वाले या उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्था में प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। मतलब क्या है, सरकार जो हमारे सरकार जो होती है, या कहते हैं राज्य जो सरकार जो हो गई, वो कि राज्य कोई भी सरकार हो गई है, क्या नाम है, यहाँ राज्य बात हो गया कि एक तरह से सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पूरी गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट मतलब हो गया पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। पूरे भारत में किसी भी आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें जो सेंटर क्या नाम गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें जाति, धर्म, भाषा के आधार पर क्या है आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, उसमें क्या है जाति, धर्म, भाषा के आधार पर एडमिशन नहीं सकते। ये बात क्या है गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 15 मना करता है। आर्टिकल 15 कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति का उसकी जाति, भाषा, लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 50 का भी उल्लंघन होगा, और यहाँ भी आर्टिकल 29(2) में भी ये बात कह दी गई है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा उसमें जाति, धर्म, भाषा के में से किसी के आधार पर भी आप क्या है उसमें प्रवेश नहीं करवाएंगे। ठीक है, सॉरी।
तो प्रवेश नहीं करवाएंगे। ये बात किसने कही? आर्टिकल 29(2) ने कही ये बात। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे खत्म होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। किस पे? आर्टिकल 30 पे आते हैं, अनुच्छेद 30 पे आते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है दिस राइट इज गिवन टू माइनॉरिटीज टू फॉर्म एंड गवर्न देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थानों का निर्माण और संचालन करें। मतलब जो माइनॉरिटी हैं वो अपने क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अपने उसके हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और साथ ही उनका क्या है संचालन भी स्वयं ही कर सकते हैं। उनको ये आज़ादी है, किनको? माइनॉरिटीज़ को ये आज़ादी है। ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज लोग होते हैं वो अपने क्या है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उनको खुद ही, ये कोई नहीं गवर्नमेंट जो भी चलाएगी या बाहर कोई चलाएगा, खुद ही चला सकते हैं आप। आपको पूरी आज़ादी मिलती है। ठीक है, आप खुद ही उसको चला सकते हैं, ये आपको पूरी तरह से आज़ादी है इस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? ये भी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट खत्म हो गया यहाँ पे। अब एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 31, सॉरी यहाँ पे 30 का वो पार्ट 1 और 30 का पार्ट 2 भी आता है इसमें आर्टिकल का, तो वो भी और पढ़ लेते हैं। फिर आपका आएगा इसके बाद आर्टिकल 31 आएगा, जो कि आपका एक 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था, वो उसे खत्म करके लीगल राइट कर दिया है। तो पहले इसको खत्म कर ले, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका आता है, ये आता है आर्टिकल 30 का 1, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 30(1) आता है। तो 30(1) कहता है क्या? ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव टू द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मीन्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सभी धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। मतलब जितने भी आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी धार्मिक और भाषा, जो लोकल उनकी जो धार्मिक भाषा है उसकी पसंद से अपने जो शिक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप काम कर सकते हैं और उन्हीं पे क्या अपना उस पर प्रशासन कर सकते हैं या उस पर आप खुद ही राज्य कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, या लीडरशिप जो होगी आप ही की होगी वहाँ पे। ये बात कहना चाह रही तरह से। तो कोई भी सभी धर्म भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापना या और प्रशासन का अधिकार है। सभी, मतलब यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करी जा रही, यहाँ सभी की बात करी जा रही है। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों की बात करी जा रही है यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर बात नहीं करी जा रही है, किसी सेक्शन के ऊपर बात नहीं करी जा रही है। ठीक है, फिर आप आते हैं आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 30(2) पे आते हैं। इसमें क्या कहा गया? द स्टेट शैल नॉट व्हेन ग्रांटिंग एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय जो राज्य मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे राज्य मतलब क्या है? गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। यहाँ जो हमको मैं बताया आर्टिकल 12 बताया, यहाँ पे आर्टिकल 12 में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट और अदर बॉडीज जो हो गई, ये बताया था मैंने आपको आर्टिकल 12 में। वहाँ पे राज्य, वो शब्द उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, राज्य शब्द जो है उसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राज्य जो है वो गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा है। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, आपकी केंद्र भी, राज्य भी, और लोकल गवर्नमेंट और अदर बॉडीज़ की बात करी जा रही है। ठीक है, तो वहाँ कोई भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अधीन है। तो मतलब यहाँ कहने मतलब है कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी मतलब केंद्र, राज्य या लोकल बॉडी कोई भी हो गई, या लोकल गवर्नमेंट हो गई, या कहते हैं नगर पंचायत, नगर निगम, कोई भी आपका जो है वो अगर सहायता प्रदान कर रही है, वो इस भेदभाव के साथ सहायता प्रदान नहीं करेगा कि वो आप किसी विशेष धर्म को विशेष धर्म का वो क्या नाम है शैक्षिक संस्थान है तो इसलिए हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये तरह से इलीगल होगा। ये बात किसने कह दी? आर्टिकल 32 ने कह दी। ठीक है, 32 ने कह दी। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 31। अनुच्छेद 31 जो है ये एक पहले एक हमारा क्या है लीगल आपका क्या है मौलिक अधिकार हुआ करता था, मतलब क्या है एक अधिकार लीगल राइट हुआ करता था, ठीक है, आपका क्या है एक तरह से आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब इसको हटा के उसको एक लीगल राइट कर दिया गया है, खाली क्या है लीगल राइट कर दिया गया है। तो वहीं किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज अ फंडामेंटल राइट। पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था पर अब इसको चेंज कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया था आपको 6th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो ये अब क्या रह गया, ये सिर्फ रह गया संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है अब इसको खत्म कर दिया गया। अब इसको क्या है लीगल राइट कर दिया गया है, क्या कर दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, जो आपकी जमीन जायदाद हो गई, वो अब क्या है एक कानूनी अधिकार है, ना कि आपका मौलिक अधिकार है। ये अभी क्या है एक सिर्फ कानूनी अधिकार है आपका, ठीक है। ये बात क्या है आर्टिकल 31 में कही गई है। तो यहाँ पे आपके क्या है आपके एक सभी क्या है मौलिक अधिकार एक तरह से खत्म हो गए। अब थोड़ी सी इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है, आर्टिकल 32 की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 32 की बात करेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा आर्टिकल 31 के बारे में और बात कर लेते हैं। क्यों, आर्टिकल 31 में और पॉइंट भी दे रखे हैं, जैसे 31A 31B 31 है ना, तो और भी दे रखे हैं। जैसे इसमें क्या रखा है आर्टिकल 31A, तो आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31A में बोला गया कि कंटेन्स लॉ रिगार्डिंग दी एक्विजिशन ऑफ एनी स्टेट और राइट बाय द गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मतलब सरकार या किसी संपत्ति के प्रबंधन द्वारा किसी संपत्ति या अधिकार के अधिग्रहण के संबंध में कानून शामिल हैं। एक तरह से क्या है कानून को जो है आपका जो अधिग्रहण कोई भी प्रॉपर्टी क्या नाम है एक्वायर करेगी ना, सरकार क्या है कोई भी आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी लेगी आपसे, पर वो उसके क्या है कानून बनाएगी, वो बताएगी नियम कायदे कानून पहले ही सेट कर दिए जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या नाम से सरकार ले सकती है, अन्यथा नहीं ले सकती है, और कोई आपसे प्रॉपर्टी ले भी नहीं सकता। एक तरह से आप उसे अपनी इच्छा से दे रहे हैं वो बात अलग है, पर आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं ले सकता सिवाय सरकार के, ठीक है, सिवाय सरकार से आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं ले सकता है, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया था कब, फर्स्ट जो हमने क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया था कब 1951 में किया था, तब हमने ये बात कह दी थी, ठीक है। और फिर आपका आता है आर्टिकल 31B अनुच्छेद 31B आता है। यहाँ होता है क्या वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, मतलब कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यता इसमें दी गई है। ये हमने ऐड किया कब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमने इसे भी ऐड करा, ठीक है। हम रूल्स एंड क्या नाम है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन क्या है आर्टिकल इसके अंदर डाले, किसमें आर्टिकल 31B में डाले, ठीक है। तो ये जो आपके ऐसे याद रखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जब याद करिएगा जब आप कोई बड़े एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी लेवल के एग्जाम के पेपर दे रहे हो, तो आप तैयारी इस चीज़ को पढ़िएगा। वरना अगर आप जैसे एसएससी और अपने क्या नाम है स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो उनके अंदर ये ट्राई मत करिएगा। हाँ, पर स्टेट लेवल के यूपी SSC की बात कर रहे हैं आप, तो यूपी PSS जो जैसे स्टेट लेवल के PCS एग्जाम जो होते हैं ना, स्टेट लेवल PCS जो होते हैं उनके लिए अच्छा है, ये उनके लिए क्वेश्चन ये तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये पॉइंट छोड़ सकते हैं आप, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं आएंगे। ये क्या है मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको क्या है थोड़ा डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, उनको डीप पढ़ना पड़ता है, उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए उनके लिए पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर और आपका आता है लास्ट आर्टिकल 31C अनुच्छेद 31C, ये कहता है इट कंटेन्ड प्रोविजंस रिलेटेड टू दी सेविंग ऑफ लॉज गिवन इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मीन्स इसमें कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित प्रावधान शामिल थे, ठीक है। इसमें किसमें आर्टिकल 31C में शामिल थे, ठीक है। और इसे हमने ऐड किया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत किया था। किसके तहत किया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। अब आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही एक कहा जाता है आर्टिकल जो 32 है अनुच्छेद,
जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहते हैं। इसे कहते हैं सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। या आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं इसको। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं या कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और ये दिया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, आर्टिकल 32 दिया गया था। इन्होंने ये बात कही थी कि आर्टिकल 32 जो है वो जो भारतीय संविधान है उसका हृदय और आत्मा है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो एक तरह से जो हमारे भारतीय संविधान है उसका हृदय मतलब दिल और जो आत्मा होती है, जो रूह होती है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कही थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत क्या है, इसमें एक चीज जारी की जाती है, क्या? रिट जारी की जाती है। रिट सुना? रिट, तो रिट का मतलब क्या होता है? दिमाग में आपका आएगा, तो रिट का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, इसे रिट कहते हैं, रिट के रूप में जाना जाता है, और जिसका अर्थ होता है आदेश। ठीक, क्या होता है? आदेश। इससे जो रिट है, जब रिट्स है, इसे हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था? इसे अडॉप्ट किया था ब्रिटेन से। कहाँ से अडॉप्ट किया था? ब्रिटेन से हमने इसे अडॉप्ट किया था। तो याद रखिएगा, हम जो रिट है, वो क्वेश्चन अभी आपसे कभी पूछा जाए कि रिट जो है हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, तो आप वहाँ बताएंगे रिट हमने किससे अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। किससे अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। आपको एक बात बता दें कि जो रिट है किसकी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके दिमाग में आपको ये बात पता है कि रिट सिर्फ दो ही लोग जारी कर सकते हैं, कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बात याद रखिएगा, रिट जो है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है, और कोई जारी कर नहीं सकता, किसी को इस चीज़ की पावर नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। पर किसकी रिट में ज़्यादा पावरफुल है? तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट की रिट ज़्यादा पावरफुल होती है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होती हैं, यहाँ लिखा है मैंने, तो वही लिखोगे, रिट्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज लेस देन रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट की जो रिट्स की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, और सुप्रीम कोर्ट की क्यों? आप आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है हाई कोर्ट से, उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, या हाई कोर्ट के पास कैसे ज़्यादा पावर होगी? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली 5 रिट जारी कर सकता है। वो 5 क्या है? केवल रिट जारी सकता है, और एक ही कंडीशन में, सिर्फ फंडामेंटल जो ओनली डील विद फंडामेंटल, जो आपके फंडामेंटल मौलिक संबंधित होंगे ना, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक बातें होंगी, मौलिक से संबंधित आपके क्या है, आपके रिट डाली जा सकती हैं। ठीक है, या खाली रिटों पे ही वर्क किया जा सकता है इन पे। ये फंडामेंटल राइट्स पे ही आपके ऊपर रिट डाली जा सकती है, इसके अलावा नहीं जा सकते आप। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। पर आपके हाई कोर्ट में आर्टिकल 2026 के तहत हाई कोर्ट क्या है, 5 रिट तो जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट की, साथ में अदर मैटर्स की भी, अदर मैटर लीगल के, मतलब अन्य मामले, कानूनी जो मामले होते हैं उनके तहत भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में जारी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो मैंने ये बात याद कर गया, तो ये चीज़ रखिएगा, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ये बात चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए यहाँ रख दी है इसको, और हाईलाइट भी करा मैंने इस चीज़ को। चलिए अब आपको पढ़ते हैं, रिट के बारे में पढ़ते हैं। देखो रिट कितने प्रकार की होती है? 5 रिट होती है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। ठीक है, और 5 रिट आपकी मैं एक करके पढ़ाऊंगा आपको। पहली रिट आपकी कौन सी होती है? पहली होती है हैबियस कॉर्पस। पहली कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब हुआ टू हैव द बॉडी, मतलब बंदी को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब क्या है? हैबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है? जब हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस डालता है तो उसका मतलब होता है कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब डालता है तो ये कहता है कि आप बंदी को हमारे सामने पेश कीजिए, जो आपने जेल में रखा है बंदी, उसको हमारे सामने पेश कीजिए। तो ये कहता है कौन? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति को अवैध और अमानवीय हिरासत रखा के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए क्या है, हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस या कह दें बंदी प्रत्यक्षीकरण
जारी करता है। ठीक है, इसे हैबियस कॉर्पस को ही कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, ये जारी करता है और क्या है, उसको बुलाता है कि आपने इस व्यक्ति को मेरे मेरे सामने पेश कीजिए जिसको आपने इलीगली या मनमानी तरीके से हिरासत में कर लिया है। तो फिर क्या है, वहाँ पर पुलिस है या कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या है, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करेगा, कौन से, हाई कोर्ट के सामने पेश करेगा और बताएगा कि मैंने इसको क्यों बंद नहीं करा। अगर आप उसे इलीगल तरीके से बंद करा होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो पब्लिक ऑफिसर उस टाइम रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, उसको क्या पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको बुलमार्क ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुलमार्क ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का बुलमार्क भी कहा जाता है इसको। और इशूड बोथ टू प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफिसर्स, मतलब ये दोनों सार्वजनिक और आपके जो निजी दोनों आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है। मतलब प्राइवेट कंपनी को दे सकता है, सरकारी आदि को भी दे सकते हैं, ये दोनों को जारी किया सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही करें। प्राइवेट कंपनी में कोई काम कर रहा हो या प्राइवेट वो काम कर रहा हो, उस पर भी अगर जब आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है तो भी आप रिट जारी कर सकते हो, या सरकारी कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है तो भी आपको उस पर जारी कर सकते हो। आपको बंदी बना लेता है ना, कोई इलीगल आपको डिटेंशन कर लेता है, प्राइवेट हो या आपका क्या नाम है सरकारी हो, कोई भी आपको इलीगल डिटेंशन करता है या पर आपको इलीगली कैद में रखता है, तो वो आपको तब आप क्या है, हाई कोर्ट क्या है, हैबियस कॉर्पस या कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। ये क्या है, रिट जारी करता है, इस चीज़ की रिट जारी करता है कि आपने उस बंदी को कैदी करा है, उस बंदी को मेरे सामने प्रस्तुत करें और बताएं आपने इसको क्यों कैद करा है। ठीक है, तो यह कैसे होगा, इसमें हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट देखो ये फंडामेंटल राइट है ये भी हमारा कि उसको किसी को आज़ादी, हमारा आज़ादी है ना, पूरी आज़ाद रहने का अधिकार है हमें। तो इसमें क्या है, हमारा क्या मौलिक अधिकार छीना, हमारा बंदी का हमें जेल में डाला है, इससे क्या हम मौलिक अधिकार छीना हमारा। तो हमने कह दिया भाई कि हमारा तुमने मौलिक अधिकार छीना है, तो क्या है इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या रिट जारी कर सकती है। क्या नाम है इसका, हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में से कोई भी जारी करेगा, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए, इलीगल डिटेंशन के लिए। ठीक है, ये अगर आपको ना देखे तो आप बाद में देख लीजिएगा, इलीगल डिटेंशन आपको पीडीएफ से दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा तो थोड़ा दिक्कत आ रही होगी आपको, तो इस चीज़ का थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में कर देना, छुपा दे रहा हूँ अपने आप को 2 मिनट के लिए, तो यहाँ दिख जाए, जिससे कि आप दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ ये लगे इलीगल डिटेंशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इलीगल डिटेंशन लिखा हुआ है, या कह दे गैर माननीय तरीके से या मनमाने तरीके से हिरासत में रखा हो उसको, तब ये रिट जारी करी जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिट आपकी आती है मैंडमस, मतलब परमादेश। ठीक है, परमादेश कहते हैं, इसका कहते हैं मंडमस को क्या कहते हैं, परमादेश भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, परमादेश कहते हैं, इसका मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है इसका मतलब, वी कमांड, मतलब हम आज्ञा देते हैं। क्या है, हम आज्ञा देते हैं। इसमें क्या कहता है, जो सुप्रीरियर कोर्ट होता है आपका, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई कोर्ट भी, वो क्या है, टू कंपेल आ सबऑर्डिनेट कोर्ट और गवर्नमेंट सर्वेंट टू एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड और मर्ली मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्टली। मतलब इसमें मतलब है, एक अधीनस्थ अदालत या सरकारी कर्मचारी को आवश्यक या केवल मंत्री स्तरीय जिम्मेदारियों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए एक श्रेष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे क्या है, आपका मैंडमस जारी कब किया जाता है, मैंडमस होता है कमांड देना। क्या है, इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है, कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो होता है हमारा, जिसमें हाई कोर्ट भी हो जाता है और आपका सुप्रीम कोर्ट भी आता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या है, आपका रिट जारी करती है, कौन सी, मैंडमस या कहते हैं परमादेश। इसके तहत क्या है, वो आज्ञा देती है या कहती है ऑर्डर देती है जैसे कि आप जाइए और ये कोई कार्य है जो आप सही से कर नहीं रहे, उस कार्य को सही से करिए, ढंग से करिए। ठीक है, कैसे करिए, ढंग से करिए उस कार्य को। तो इस चीज़ की आज़ादी कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देते हैं। कौन से रिट के तहत, मैंडमस रिट के तहत। और आपको कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेकिंग कॉल भी कहते हैं, क्या है, जागृत कॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कई क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से रिट को वेकिंग कॉल कहते हैं या कहते हैं जागीकृत कॉल, कौन से रिट को कहा जाता है। तो आपको 4 में से कोई भी रिट दे देंगे तो उसमें एक ऑप्शन मैंडमस होगा, तो उसमें टिक लगा दीजिए आप। ठीक है, चलिए तीसरी रिट पे आते हैं। थर्ड रिट आती है आपकी क्वा वारंटो या कहते हैं आधिकारिक परीक्षा। ठीक है, क्वा वारंटो या कहते हैं अधिकार परीक्षा कहते हैं, ये तीसरी रिट होती है। इसका मतलब होता है वाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, मतलब
किस अधिकार या वारंट द्वारा, इसका मतलब होता है किसका, क्वा वारंटो का मतलब होता है, किसका, क्वा वारंटो का मतलब होता है। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द legality of the claim of a person to a public office, hence it is prevents illegal aspiration of public office by person। मतलब किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को रोकता है। मतलब कोई व्यक्ति क्या है, आपका जो सार्वजनिक कार्य मतलब पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस है, पद है, जो गवर्नमेंट पद है या पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट पद की बात करी जा रही है, कोई भी सरकारी पद पे कोई व्यक्ति इलीगल ना बैठे, इसके लिए क्वा वारंटो रिट जारी करी जाती है। कोई व्यक्ति है क्या नाम है, इलीगल तरीके से वो पद को अपने तरह क्या नाम है बैठा हुआ है ना। अब जैसे कोई बड़ा कोई नकली आईपीएस ऑफिसर बन गया है ना, अब कह दे मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ है ना, वो बैठक बन गया, मैं कह रहा हूँ मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं कुछ भी रखता हूँ, तो उसके लिए क्या है, सुप्रीम को हाई कोर्ट रिट जारी कर देगा, कहेगा क्वा वारंटो अधिकार प्रशा पेश करो, बताइए क्या अथॉरिटी आपकी, कैसे क्या उससे किसने बता दिया आपको अधिकारी आप बने बैठे हो, है ना, किस अधिकार से आप यहाँ पर राज कर रहे हो बैठ के, आइए हमें बताइए, पहले हमारे सामने पेश हुई है और हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, उसके बाद आप आगे काम करेंगे, अन्यथा उस पद से हट जाइए आप तुरंत, है ना, उस पद से हट जाइए आप तुरंत। ठीक है, तो वहीं लिखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती किसे, पब्लिक ऑफिस को, टू प्रोवाइड लीगलिटी ऑफ द ऑफिस, मतलब कार्यालय की वैधता को साबित करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं चौथी रीड की तरफ। चौथी रीड आपकी आती है प्रोविजन, मतलब प्रतिषेध, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब वर्जित करना। क्या मतलब होता है वर्जित करना, इससे क्या होता है, यह उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत या अधिकरण को जारी किया जाता है ताकि उत्तरदायित्व को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या किसी अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोका जा सके, उसके पास नहीं है। मतलब क्या है इसमें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, लोअर कोर्ट से क्या कहता है कि ये आपके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, तो वो उसको क्या अपने पास ले लेता है। ठीक है, क्या है अपने पास ले लेता है केस को। आपको क्या है, जैसे आपके क्या सुप्रीम कोर्ट क्या लोअर कोर्ट से कि हिस्से से बाहर है, लगता कोई केस ऐसा है कि जो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो संभाल नहीं पाएगा, तो क्या है हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी ये प्रोविजन रिट जारी कर देगा और उसमें कह देगा कि ये आपके केस के आपके जुरिडिक्शन से बाहर का केस है, इसे हम ले रहे हैं। आप कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं, हम इस पर फैसला सुनाएंगे अब। ठीक है, तो कौन सी रिट जारी करेगा तब, तो प्रोविजन रिट करेगा, प्रतिषेध आपकी रिट जारी करी जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी रिट की तरफ। अगली रिट कौन सी है, ये है सर्टियोररी रिट जारी, ये कहते हैं उत्प्रेषण, क्या उत्प्रेषण रिट होती है। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई या इन्फॉर्म, मतलब प्रमाणित करना या सूचित करना, इसका मतलब होता है। इसका मतलब आप पढ़ें हिंदी में कहें, मतलब यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है, या तो वाले के पास लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले पर उत्तरदायित्व के आदेश को रद्द करने के लिए। दूसरे शब्दों में इस रिट के तहत अदालत निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च अधिकारी या अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश देती है। ठीक है, इस मतलब एक तरह से हाई कोर्ट या क्या नाम है हायर कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट से ऑर्डर देती है कि आप अगर सही से नहीं कर पा रहे हो, कोई पेंडिंग केस पड़ा है, तो उस काम को सही से नहीं कर पा रहा, लोअर कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको जारी करता है कि बोलो तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, सही से काम करो, ये गलत तरीका काम करने का, तुम कैसे काम कर रहे हो, ये गलत बात कर रहे हो, गलत तरीके कैसे कानून कर रहता है। तो जहाँ वो गलती कर रहा है, यहाँ पर कोई अगर लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसमें सुधार करता है। एक तरह से कोर्ट ऑर्डर देता है, लोअर हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, लोअर कोर्ट को देता है। हायर कोर्ट मतलब कोई भी सकता है, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट भी सकता है और लोअर कोर्ट हाई कोर्ट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी दे सकता है लोअर कोर्ट को। अगर उसको लगता है कि ये मामला उनके बाहर है, उसके लोअर कोर्ट के कार्यालय से बाहर है, तो प्रोविजन जो कोर्ट वो रेट है वो जारी करेगा, वो केस को अपने हाथ में ले लेगा, है ना। तो ये इन टोटल 5 रेटें हैं, इन 5 रेटों को याद कर लीजिएगा कौन कौन सी हैं। आपको एक बार नाम याद दिला दूं दोबारा से,
तो पहली होगी हेवियस कॉर्पस या कहते बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आपकी हो गई मेंडमस या कहते हैं हम परमादेश, तीसरी आपकी हो गई कॉवारंटो मतलब अधिकार प्रक्षा, चौथी आपकी हो गई प्रोहिबिजन या कहते हैं प्रतिषेध, पांचवी आपकी हो गई सर्टियोरारी या कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, ये टोटल 5 रेट हो गई आपकी। यहाँ आपकी क्या हो गई, रेटें खत्म हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें बताते हैं कैसा होता है ये, मतलब क्या होता है सर्टियो। इसमें बता दो को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से कहता है टू ट्रांसफर द पेंडिंग और टू क्वेश द जजमेंट, मतलब या तो आप क्या नाम है ट्रांसफर कर दीजिए उसको, या क्या है अपने जजमेंट को रद्द कर दीजिए, या तो क्या है ट्रांसफर क्या है स्थानांतरित कर लीजिए अपने, नहीं हो पा रहा तुमसे मना कर दीजिए, या तो जो अपना जो केस है उसको जो जज आपने सुनाया है उसको रद्द कर दीजिए। आपने बोला गलत फैसला सुनाया है, उसने फैसले को रद्द कर दीजिए। ये बात कहता है कौन, हायर कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब कोई भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 33 या अनुच्छेद 33 की बात करेंगे। तो इसमें आपको बताया जाता है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स टू conferred by this part in their application to Indian Army and Intelligence Organization, मतलब भारतीय सेना और खुफिया संगठनों को उनके आवेदन में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति है। ये इसमें क्या है, एक तरह से पार्लियामेंट को पावर मिलती है मॉडिफाई करने के लिए, किसमें जो इंडियन आर्मी है और इंडियन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के पावर्स को क्या नाम है अधिकारियों को आवेदन करने का, बुलाने लेने का है ना। तो इसको इनके लिए क्या है, एक तरह से पार्लियामेंट को पावर होती है कि उनको कैसे भर्ती कर रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, वो उसके लिए बात करी जा रही है। वैसे मैं बात कहूँ तो आप अगर वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट ना पढ़ें, ये आर्टिकल आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तरह की बात करें, यूपीएससी या लोअर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। बाकी जो एसएससी के हैं, स्टेट एग्जाम के लिए है तैयारी कर रहे हैं, वो इस पॉइंट को ना पढ़ें। ये पॉइंट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल 34 पे। तो आर्टिकल 34 या अनुच्छेद 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट conferred by the part while martial law enforces in any area, मतलब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर प्रतिबंध जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। जब कभी मार्शल लॉ लागू होता है, जब मार्शल लॉ क्या होता है, एक तरह से जब मिलिट्री इस पर कब्जा कर लेती है ना, मिलिट्री रूल लग जाता है, उसे कहते हैं मार्शल लॉ। तब जो अधिकारी होते हैं उन पे क्या नाम है रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं ना, उस पर क्या है अधिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आपके क्या है पावर्स को अब खत्म कर दिया जा रहा है, अब क्या है हम कंट्रोल करेंगे, मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। एक तरह से आर्मी उसको देख लेगी या पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35, इसमें कहा गया है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 35 कहता है। यही आपके पूरे 35 की 35 बात हो गई। ठीक है, अब ये आपके 35 आर्टिकल पूरे हो गए। आपके बात कहता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके क्या फंडामेंटल राइट्स पूरे तरह से कंप्लीट हो गए। अब क्या है, हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कुछ विशेषताएं मौलिक अधिकार की क्या है विशेषताएं पढ़ेंगे हम, जो कुछ हमें दे रखी हैं, बताई गई मौलिक अधिकार के बारे में। तो क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। तो पहला कैसा है, नेचर कैसा हमारा इसका मौलिक अधिकार का, ये कैसा है जस्टिसेबल इंफॉर्मेशन, मतलब इन्फोर्सिएबल, मतलब न्यायोजिक और परिवर्तनीय है ये। दूसरा क्या है, ये आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 32 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब ये पूर्ण रूप से ये पूर्ण नहीं है पर केवल योग्य है, मतलब ये आपके ऊपर पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब क्या है पूरी तरह आज़ाद नहीं है, आपके ऊपर हमेशा आपके पास रहेंगे, आपसे क्या ले भी जा सकते हैं। जब कंडीशन ऐसी आई तो आपसे छीने भी जा सकते हैं, बस क्या है चेक, लेकिन ये चेक क्वालिफाई होंगे हमेशा, क्या है लेकिन योग्य हैं, ये आपके लागू होंगे, क्या ये आपके लागू होंगे ही होंगे। ठीक है, वहीं आपका आता है कौन सा, ये आता है आपका
गोलकनाथ केस 1967, ठीक है। गोलकनाथ केस क्या है 1967, इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडमेंट। इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप गोलकनाथ केस ने कहा था, गोलकनाथ जो केस हुआ था उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं किया कर सकते। क्या है, इनने मना कर दिया कि आप संशोधन नहीं कर सकते किसी भी मौलिक अधिकार के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर हमारा आया केशवानंद भारती केस 1973, सबसे बड़ा केस आपको बताएं अभी तक का केशवानंद भारती केस, भारतीय इतिहास का, भारतीय कानूनी इतिहास की बात करें तो उसका सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती केस, जो हुआ था 1973। इसमें क्या कहता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, बट जो सब्जेक्ट है और देयर उन बेसिक फीचर हैं वो नहीं बदले जा सकते। मतलब हिंदी में वही लिखा है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन वे अपनी मूलभूत विशेषताओं के अधीन हैं। मतलब उनके जो मूल सोल, जो उनकी जो सोल है उसको नहीं बता सकते, बाकी थोड़े बहुत ऊपर नीचे आप क्या है उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। वहीं आपको बता दें फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। मतलब आर्टिकल 20 और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी आपसे छीन लिए जाएंगे या निष्क्रिय कर दिए जाएंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा देश के अंदर, ठीक है। बस आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो नहीं छीने जाएंगे, बाकी सारे मौलिक अधिकार छीने जाएंगे आपके, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। चलिए और बता देते हैं आपको, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19, 20, 21 ये 3 आर्टिकल आपके बचे रहेंगे, ठीक है, बाकी छीने जाएंगे। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी तो खाली 2 आर्टिकल ही बचेंगे, बाकी सब छीने जाएंगे आपसे, ठीक है, याद रखिएगा, ये बता रखा है इसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि ये बाकी लोगों के पास ही पहुंच सके। आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई है। तो आप जरूर देखें और बाकी लोगों को शेयर भी जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा क्या हौसला बढ़ा रहे ऐसे ही। जय हिंद।